Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes. In a part of series, we are discussing certain questions of question paper which was the examination which was held on 26 August 2023. 26 अगस्त 2023 को जो यूपीएससी का एलडीसी एग्जाम हुआ था उसका पेपर नंबर 1 के कुछ पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पार्ट का मतलब ये हुआ कि हम पार्टिकुलर कुछ सेगमेंट ले लेते हैं और उस सेगमेंट के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इन सच ए वे कि हम उसके पूरे चैप्टर को टच करते चलें। अगर पहले से कुछ नहीं पता उस चैप्टर का तो उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और अगर पहले से ही उसकी स्टडी हुई है तो एक रिवीजन हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक काम के साथ हम कई फायदे लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम गुठलियों के दाम लेकर के चलते हैं। तो आइए इसमें सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 21 to 25 है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारत के संविधान से संबंधित है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है, 150 मार्क्स के टोटल है। ये 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, एंड देयर इज प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्किंग। इसलिए हम उसी प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में हम उसी प्रश्न को टच करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हम श्योर सक्सेस हों कि इसका आंसर हमें आता है। बस इधर से उधर से आइडिया लगा करके तुक्का लॉजी वहां पर नहीं चलेगा। अगर आपने तुक्का लॉजी की तो दैट क्वेश्चन मे बी रॉन्ग आंसर एंड मे बी हिट बाय नेगेटिव मार्किंग, सो बी कॉशियस। आइए शुरू करते हैं। Which one of the following articles of the Constitution of India deals with the President's rule in a state? Which of the following articles of the Constitution of India deals with the President rule in a state? जितने लोगों को थोड़ी बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी, पॉलिटी जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, इवन दो एज ए पार्ट ऑफ जीके ऑल्सो, उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी के प्रोविजन किए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह के इमरजेंसी का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये है कि प्रेसिडेंट रूल इनमें से किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 352, 356, 360, 370। तो इससे पहले जो हमारा पॉलिटी का जो सिलेबस है, पॉलिटी का जब हम सिलेबस चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने मेंशन किया था, आपको फिर भी रिकलेक्ट करा देते हैं। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक नहीं लगी है। और आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट है, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। 370 कम से कम प्रेसिडेंट रूल का जो इमरजेंसी वाला सिचुएशन उसमें ये नहीं आता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, एंड 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज unable to function according to the constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery. क्या होता है, कहीं कहीं पे स्टेट मैकेनिज्म, जो स्टेट डेमोक्रेसी है, वो डिसफंक्शनल हो जाती है।
मेजॉरिटी ऑफ द केस में स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ जाती है। दूसरी पार्टी किसी न किसी तरीके से सरकार बनाने के लायक नहीं रहती है। मतलब अगर स्टेट में 2, 3, 4 पार्टी हैं तो कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के लायक नहीं रहती है। गवर्नमेंट बनाने के लिए प्लस 50% सीट्स चाहिए। अगर किसी के पास अगर हंग हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, या कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो जाए जो नेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वैसे में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। राइट। आइए प्रेसिडेंट रूल के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन क्या है नेशनल इमरजेंसी का? राष्ट्रीय आपातकाल है ये। नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है। ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन क्या है? नोट कीजिएगा, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 ग्राउंड है। वार, जब एक देश का दूसरे देश से वार डिक्लेयर होता है तब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। एक्सटर्नल एग्रेशन, बिना वार डिक्लेयर किए भी कुछ पड़ोसी मुल्क ऐसे होते हैं जो गोरिल्ले के भेष में, आतंकवादियों के भेष में, विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों के भेष में एग्रेशन कर देते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, तो इसलिए एक्सटर्नल एग्रेशन उसको कहेंगे। एंड आर्म्ड रिबेलियन भी होता है। ये आर्म्ड रिबेलियन जो है इसको बाद में चेंज करके लाया गया, रिप्लेस किया गया है। पहले था उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस था, और इस इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, मिसयूज करके। ऐसा कहते हैं लोग कि उसको मिसयूज करके उन्होंने किया था, तो उसका बाद में मिसयूज ना हो सके इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को हटा दिया गया और उसके जगह पे आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया गया। तो एज ऑन डेट नेशनल इमरजेंसी के सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राउंड हो सकते हैं। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, वार मतलब युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण, आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह। इन 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ऑथोरिटी कौन है लगाने की? इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिक्वेस्ट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिटन रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट को बोल दिया लगाओ नेशनल इमरजेंसी, डिक्लेयर करो, इस वर्ड को भी चेंज किया गया और चेंज करके रिक्वेस्ट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपने कैबिनेट की मीटिंग की होगी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए होंगे, आप उसको साथ में भेजिए प्रेसिडेंट के पास प्रोक्लेमेशन के लिए, घोषणा के लिए। तो प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट के अप्रूवल से नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे, तो पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है क्या? बिल्कुल रोल है। विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी आप डिक्लेयर कर दीजिए अगर सिचुएशन ऐसा है तो, पर बट 1 month के भीतर, विद इन 1 month, 1 महीने के भीतर आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो नेशनल इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जाता है उसकी वैलिडिटी 6 month होती है। एवरी 6 month बढ़ा सकते हैं। एट ए टाइम 1 year, 2 year, 3 year नहीं कर सकते। एवरी 6 month यू हैव टू गो टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव, देन ओनली इट विल बी एक्सटेंडेड। रिवोक कौन कर सकता है? जो प्रोक्लेम किए हैं, जो घोषणा किए हैं वही निरस्त करेंगे। प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन किया इसलिए प्रेसिडेंट ही उसको रिवोक कर सकते हैं। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के? द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स, जो अलग अलग स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, ये होते हैं ना, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर रेस्ट विद द central government, whereas the state legislature is not suspended.
स्टेट लेजिस्लेचर को एज इट इज काम करने दिया जाता है, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। सेंट्रल वाला जितना पावर है वो सारा पावर उठा करके सेंट्रल अपने पास रख लेता है, इसको यूज करने के लिए फॉर द सेक ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इट इज इम्पोज्ड फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ। पहली बार वो 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, लेकिन 1 महीने के भीतर आपको अप्रूवल लेकर के आना है पार्लियामेंट से। दैट कैन लास्ट मैक्सिमम फॉर 3 years विद रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 month। सो हर 6 मंथ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा इमरजेंसी को एक्सटेंड करने के लिए, ऐसा प्रोविजन है, राइट। दूसरा प्रेसिडेंट रूल, जो क्वेश्चन में था। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, किसी पार्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है 356 में, 356 आर्टिकल में। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एज पर 356, फेलर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ सेंटर। सो सेंटर की जितनी भी स्कीम है, सेंटर के जितने भी डायरेक्शन है, उनकी अवहेलना करते हुए स्टेट गवर्नमेंट जैसे मन करता है वैसे करती है। मनमानी की दुकान खोल रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने। सेंट्रल को ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार चल रहे हैं, ये किसी विदेशी ताकतों के इशारे पे चल रहा है, ये देश को षड्यंत्र के तहत ले जाना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे में वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। कौन लगाएंगे अथॉरिटी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट का पावर है। किसके कहने पे? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट के गवर्नर से रिपोर्ट आती है, गवर्नर लिखते हैं कि इस स्टेट की जो स्टेट मशीनरी है वो फेल हो गई है, इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म the constitutional provisions, constitutional requirement. Hence, president rule may please be imposed. और उनके बेसिस पर प्रेसिडेंट महोदय प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में, पार्टिकुलर स्टेट में इम्पोज कर देते हैं। ड्यूरेशन क्या है जी? तो जैसा कि पहले वाले में हमने बताया था, फर्स्ट ड्यूरेशन 6 मंथ का है। फर्स्ट ड्यूरेशन जो है 6 मंथ का है। कंडीशन यहां पर चेंज ये होगा कि 2 महीने के भीतर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के आना है। सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के आ जाइए। ये 6 मंथ तक रहेगा और उसके बाद से एक्सटेंड करना है। एवरी 6 मंथ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के आना है। कब तक चलता रहेगा? 3 साल तक चलता रहेगा। उससे ज्यादा भी चल सकता है क्या? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? द प्रेसिडेंट एज्यूम्स ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ। स्टेट की जितनी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। तो प्रेसिडेंट अपने से कुछ नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर्स के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से काम करते थे, वे सब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से काम करेंगे। अथॉरिटी विल बी डिलीवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। सो प्रेसिडेंट रूल इज इनिशियली अप्लाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. Further, it can be extended for a period up to 3 years with the approval of parliament every 6 months. हर 6 महीने में अप्रूवल लेना आवश्यक है, राइट। थर्ड टाइप की इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो ट्रिक क्या हो गया? 352, उसमें 4 जोड़ दीजिए 356, उसमें 4 जोड़ दीजिए 360, 4 आर्टिकल ऐड करते जाइए। 352 प्लस 4 352 नेशनल इमरजेंसी, प्लस 4 356 स्टेट इमरजेंसी, प्लस 4 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ग्राउंड क्या होता है जी? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड थ्रेट टू क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
जैसा कोरोना आया था ना, कोरोना आया था तो सब जगह लॉकडाउन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अगर लंबे समय तक लॉकडाउन रख देंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डिस्टेबलाइज हो ही जाएगा। ये जितनी सरकार खर्चा करती है वो कहाँ से आता है? बिजनेस होता है, बिजनेस से टैक्स आता है, मंथली टैक्स आता है, उससे वो काम चलता है, चाहे वेलफेयर एक्टिविटीज हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो। जब कंपनी ही नहीं चलेगी, जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट सैलरी कहां से पे करेगी? वेलफेयर एक्टिविटीज का तो छोड़ ही दीजिए। तो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। भगवान की कृपा से भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है और भगवान करे आगे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी न लगाया जाए। ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन इसका भी इनिशियली 6 मंथ ही होता है। बस कंडीशन ये है कि 2 महीने के भीतर इसको पार्लियामेंट से आपको अप्रूव करा के लाना है। 2 महीने के भीतर आपको, देखिए ऐसा है, नेशनल इमरजेंसी 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है। स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट से अप्रूव करा करके लाना है। कंसिक्वेंसेस से क्या हो जाते हैं? सस्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। आपने देखा हो ना, फाइनेंशियल कमीशन होता है, हर स्टेट में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हर हेड में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रोक दिया जाएगा। और क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नर कैन रिजर्व ऑल फाइनेंशियल एंड मनी बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो स्टेट को जो मन करे सो बिल पास करे, वो बिल गवर्नर जो है वो पास करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। फाइनेंशियल बिल, जितने भी फाइनेंशियल बिल है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि ये स्टेट का बिल जो है पास किया जाए क्यों कि नहीं किया जाए। क्यों? पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। फाइनेंशियल इमरजेंसी से फंडामेंटल राइट पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आती है, राइट? फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन ऑपरेट एज लॉन्ग एज द सिचुएशन डिमांड्स एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। सो 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, ऐसा कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। इकोनॉमिस्ट जो है उनका अपना एक कंसेप्ट है। उनका कहना यह है कि इकोनॉमी जो होती है उसका अपना एक स्टेट होता है। अगर बूम में चल रही है तो लंबे समय तक बूम में चलेगी, और अगर रिसेशन में गई तो एक ट्रैप होता है, उस ट्रैप में फंसती जाती है, तो किसी को नहीं पता कि वो रिसेशन से कब निकलेगी। इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि मैक्सिमम 2 साल तक रह सकता है, 3 साल तक रह सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट? It can be in operation as long as the situation demands and there is no maximum period prescribed for its operation. The proclamation may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation. Such a proclamation does not require the approval of the parliament. देखिए ऐसा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को ऑपरेशन में रहने के लिए 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के आना है। हर 6 महीने पर उसको क्या करना है? एक्सटेंड करते रहना है। लेकिन अगर उसको खत्म करना है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक दूसरा प्रोक्लेमेशन ऑफ सस्पेंशन निकालेंगे प्रेसिडेंट, और वही उस दिन से वो फाइनेंशियल इमरजेंसी सस्पेंडेड, उसके लिए अलग से पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो ये रहा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया को हमने एक टेबल में डाला है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ड्यूरेशन, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, इम्पैक्ट,
पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड टाइप ऑफ मेजोरिटी। इस टेबल को अगर आपने पढ़ डाला तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी की झिंगा लाना। बस इस टेबल को अगर आपने मगअप कर लिया, लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ना, ये नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी हम कहते हैं 356, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है। 6 मंथ एवरी 6 मंथ आपको अप्रूवल चाहिए। ये 3 ईयर है, नो मैक्सिमम पीरियड गिवन है। ग्राउंड यहां पर दिया है, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, वार, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। इम्पैक्ट ये होता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑफ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज प्रेसिडेंट बिल आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, नोट कर लीजिए आप। सो कहने का मतलब ये है, एंड प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई अदर फंडामेंटल रूल्स आल्सो दैट वुड नॉट बी ऑपरेटिव एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। आर्टिकल 2021 को छोड़ करके देखिए, दो तरह का यहाँ पर है प्रोक्लेमेशन। जब नेशनल इमरजेंसी आएगी तो या तो उस इमरजेंसी में मेंशन कर दिया जाएगा कि आर्टिकल 19 बिकम्स आर्टिकल 19 इज बीइंग सस्पेंडेड इन ऑपरेशनल, या तो ऐसा कंडीशन दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा कंडीशन ये दे सकते हैं कि एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर। ये नेशनल इमरजेंसी में ऐसा किया जा सकता है, ध्यान में रखना है, एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट रूल में क्या है? द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट रेस्ट विद हिम एंड डिसॉल्व और सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इश्यूज डायरेक्शन टू फॉलो कैनन्स ऑफ फाइनेंस, direct the state government to reduce salary of their employees, direct the government to reserve all financial and money bills for his consideration. So presidential rule जब भी impose होगा, जितने भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है सबको सस्पेंड, जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज है सबको सस्पेंड, जितने भी फाइनेंशियल प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप किसी भी प्रकार का आउटफ्लो नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनकी सैलरी को कट कीजिए बाय दिस मच परसेंटेज। और गवर्नर को डायरेक्ट किया जाएगा कि स्टेट का जितने भी प्रकार का मनी बिल आता है, फाइनेंस बिल आता है, दैट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये सिचुएशन अराइज होता है। Parliamentary approval must be approved by both the houses within 1 month. नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होती है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल विद इन 1 मंथ लेना है, अगर नहीं लेते तो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल विद इन 2 मंथ। फाइनेंशियल इमरजेंसी विद इन 2 मंथ। सो सेकेंड एंड थर्ड का विद इन 2 मंथ, केवल फर्स्ट का विद इन 1 मंथ। राइट, टाइप ऑफ मेजोरिटी मतलब ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो रहा है उसमें मेजोरिटी किस टाइप का चाहिए, सिंपल है और स्पेशल। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी। इसमें भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो ये इन शॉर्ट इमरजेंसी प्रोविजन।
जो इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। इन शॉर्ट ये इमरजेंसी प्रोविजन है। इसको आप मगअप कर लें, इसको आप लर्न कर लें। ये हर एग्जाम में चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं। इतना तो कॉमन सेंस हमें रखना ही पड़ेगा, इतनी हमें कॉमन नॉलेज रखनी पड़ेगी। इसको जीके का पार्ट मान करके लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये आपका चैनल एजीकेजी स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। कुछ हम बांट रहे हैं, कुछ आप बांटिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी हमारा एक बुक है, चैप्टर है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो गवर्नमेंट मशीनरी में हर मिनिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। हाँ? तो वो मशीनरी में ही एक आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में इनमें से कौन विंग नहीं है? सिविल विंग, मिलिट्री विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और इंटेलिजेंस विंग। ध्यान ये रखना है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में इनमें से कोई एक विंग नहीं है। करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इसमें नहीं होता। सिविल विंग होता है, मिलिट्री विंग होता है, इंटेलिजेंस विंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग नहीं होता है। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस 3 wings: civil, military and intelligence. The civil wing is considered to be the main wing and provides aid, advice and assistance to the union cabinet. So civil wing के अंडर ही मैक्सिमम चीजें आ जाती हैं, बाकी मिलिट्री विंग अलग है, इंटेलिजेंस विंग अलग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following articles of the Constitution of India deals with Council of Ministers? पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 5। सो ये पार्ट 5 का ही है। हाँ? पार्ट 5 जो है आर्टिकल 52 से शुरू होता है, यूनियन में आता है। सो पार्ट 5 में ये है, प्रेसिडेंट से शुरू होता है, प्रेसिडेंट के बाद से वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ये चलता है, ठीक है। उसके बाद से राज्यसभा, लोकसभा, ये पार्लियामेंट चलता है। सो पार्ट 5 का ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? 44 बिल्कुल नहीं। 44 तो हम यूसीसी के बारे में चर्चा करते हैं। 44 तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम जानते हैं। सो 44 तो अनडाउटेबली 44 नहीं है। हाँ? आर्टिकल 101, आर्टिकल 1 to 3 ये भी आपको कुछ न कुछ जाने पहचाने लग रहे होंगे, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा की गई है, राइट। आइए देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में क्या है? Article 74 mentions how the Prime Minister and President are both connected with the Council of Ministers। 74 में ये मेंशन किया हुआ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से कैसे कनेक्टेड है, कैसे संबंधित है। The Council with PM as head advise President on various issues। The Council with PM as head, देखिए ऐसा है, द काउंसिल विद पीएम एज हेड, ये काउंसिल विद पीएम अब जाकर के ये मिला है एक टर्मिनोलॉजी, और एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन वेरियस इश्यूज। जहां जहां प्रेसिडेंट का पावर है वहां वहां लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये 74 में है। 75 भी जान लेते हैं। 75 मेंशंस 3 थिंग्स। 75 में 3 बातों की चर्चा है। क्या है?
प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। हाँ, गलत लिखा हुआ है क्या? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है कि इलेक्शन होता है कि नॉमिनेशन होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। आपको ये जानना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है कि नॉमिनेशन होता है कि इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन में पूरा भारत जानता है, पूरी जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और पूरा भारत उनको बोलता है कि हम प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दे रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, उनके नाम पे वोट करता है। तो इलेक्शन में हम तो वोट देते हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू जी को वोट दे रहे हैं, हम इंदिरा जी को वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो लगता तो ऐसा है कि हम इलेक्ट करके भेजते हैं, लगता है नहीं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल 75 में मेंशन किया हुआ है। अब ये अलग बात है कि वो उसको अपॉइंट करते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है, जिसके पास ज्यादा संख्या होती है, उस पार्टी के लीडर को वो अपॉइंट करते हैं। वो इलेक्ट होके आए भी हो सकते हैं और नहीं भी इलेक्ट होके आए हो सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी इलेक्शन में नहीं गए थे, इलेक्ट होके नहीं आए थे। मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई, कांग्रेस ने कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद से उनके पास संख्या बल आया, संख्या बल आने के बाद से उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया गया कि हमारे तरफ से पीएम के कैंडिडेट ये रहेंगे, और उन डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो प्रेसिडेंट थे वो उनको अपॉइंट करते हैं। सो ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्ट्स। प्रेसिडेंट कौन होता है? इलेक्ट करने वाले, नॉट नॉमिनेटेड। appoints, president appoints PM and other ministers are appointed by the president on the advice of the PM. Another catchy word, president appoints the PM and other ministers are appointed by the president appoints the PM and other ministers are appointed by the PM on advice of the appointed by the president on advice of the PM. So सभी मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाते हैं, राइट। मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप तभी तक मिनिस्टर है जब तक प्रेसिडेंट महोदय प्रसन्न है। हिंदी में कहा जाता है प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप मंत्री हैं। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट हटा देंगे, या तो वो हटा देंगे, नहीं तो आप रिजाइन कर लीजिए। जो अपॉइंट करता है वो हटा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपॉइंट किए हैं पीएम के एडवाइस पे, हटाएंगे भी पीएम के ही एडवाइस पे, अपने मन से नहीं हटा सकते, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल जो है कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा के प्रति ये जिम्मेदार है, राज्यसभा के प्रति नहीं जिम्मेदार है। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा की मेजॉरिटी के अनुसार ही गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है। सो Council of Ministers are collectively responsible to लोक सभा, राइट। आर्टिकल 78 भी है, आर्टिकल 76 हम जंप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, एजी, अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में। 78 हम देख लेते हैं। पीएम कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस मेड बाय काउंसिल ऑफ मेंबर्स टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर इशूज टू द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो जितने भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री उसे प्रेसिडेंट को कन्वे करते हैं।
प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को भेजते हैं कि ये चीजें डिस्कस की गई और ये निर्णय लिए गए। इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट को भी कुछ चाहिए, प्रेसिडेंट को भी अगर चाहते हैं कि कुछ हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा काम करना चाहिए, तो वो भी अपना इशू रेफर कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो ये आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, और आर्टिकल 78 में पीएम कन्वेज द मिनिस्टर्स डिसीजन टू प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें याद रहेगी, बहुत आसान है, याद रहेगी। Question number 24. Which one of the following constitutional amendment introduced the goods and services tax in India? जीएसटी। जीएसटी आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, लास्ट 10 अमेंडमेंट एक्ट्स को ध्यान करके जाना है। जो भी लेटेस्ट लास्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहां पर जीएसटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या ये 100 था, 101st था, 122nd था, 125th था? The answer is 101। 101वां अमेंडमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड है 101वां अमेंडमेंट। तो आइए कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट हम जान ही लेते हैं। 101वां हो गया जीएसटी। 100वां क्या हो गया? सीए। शाहीन बाग वाली कंडीशन तो आपको याद ही होगा। 100वां जो है सीए है। 100वां सीए उस चीज में है जिसमें भारत और बांग्लादेश की भूमि का लेन देन का है। 100वां सीए नहीं है, प्लीज करेक्टेड। 100वां सीए नहीं है, इसमें क्या है? भारत और बांग्लादेश के भूमि का लेन देन का है। हाँ, 101 जो है जीएसटी से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन में आया है। 102 जो है एनबीसीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। एनसीबीसी को, एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास पर 102 है। 103 ईडब्ल्यूएस 10%, याद है ना आपको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को 10% रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडिया में दिया गया है ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड, ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए 10%, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे किसी भी भाषा से आते हो, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। 103 अमेंडमेंट है। 104 का क्या है? 104 में लोकसभा में एससी एसटी के रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है। एससी एसटी के रिजर्वेशन को एक्सटेंड करना पड़ता है, परमानेंट प्रोविजन नहीं है, टेम्पोररी प्रोविजन है, गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करते रहती है। और 105 जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। पहले ओबीसी सूची जो है सेंट्रल बनाया करती थी, वो अधिकार राज्यों को दे दिया गया है कि राज्य अपने मन से डिसाइड करें कि उनके यहाँ कौन ओबीसी में आता है, कौन ओबीसी में नहीं आता है। एंड द लेटेस्ट वन इज 106th अमेंडमेंट, नोटेबल अमेंडमेंट विच प्रोवाइड्स 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो 1/3 लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों को रिजर्व कर दिया गया है लेडीज के लिए, नारियों के लिए, और ये 106 में मेंशन किया हुआ है। आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है देख लीजिए। इसमें 100वां जो है भारत बांग्लादेश के बीच भूमि लेन देन, 101वां जो है जीएसटी, 102वां जो है एनसीबीसी, 103वां जो है ईडब्ल्यूएस, 104 जो है एससी एसटी, 105 जो है ओबीसी लिस्ट,
एंड 106 जो है वीमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। हम बीच बीच में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है उनको लेकर के आपके लिए आते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका दूसरा चैनल ACKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following parts of the Constitution of India deals with directive principle of state policy? Easiest question of the Constitution. Easiest question. एक से लेकर के 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1, 5 से लेकर के 11 तक पार्ट 2, 12 से लेकर के 35 तक पार्ट 3, 36 से लेकर के 51 तक पार्ट 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पार्ट 4 में आता है। उससे पहले पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। आइए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में जान लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं एंड इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो चीजें आपने देखा, एक तो ये आयरलैंड से लिया गया है और दूसरा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया है। द कंसेप्ट बिहाइंड द DPSP इज टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। सो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जितने भी प्रोविजन है वो प्रोविजन इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि जब भी भारत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन सुदृढ़ होते जाएंगे, वैसे वैसे भारत एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ता जाएगा, अग्रसर होता जाएगा, राइट। These are some basic principles or instructions or guidelines for the government while formulating law. So law बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है। According to Dr. B.R. Ambedkar, these principles are novel features of the Constitution. ये कभी कभी कोट पूछे जाते हैं। So directive principles are novel features of the Constitution. DPSP covers the article from 36 to 51. DPSP आर नॉन जस्टिफिएबल। अब देखिए क्या है, दो तरह की चीजें हैं, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि पार्ट 3 में जितने भी हमारे राइट दिए हुए हैं उनमें से किसी भी राइट को स्टेट गवर्नमेंट इनफ्रीज नहीं कर सकती। वो राइट हमें गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती। अगर कोई गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है, डिनाई करती है, तो वी कैन गो टू कोर्ट, वी कैन रिंग द डोर ऑफ, वी कैन नॉक द डोर ऑफ कोर्ट, जुडिशरी, और कोर्ट उनको ऑर्डर देगी सही चीज करने के लिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फिलोसफिकल है। वो बताते हैं कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट को ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं कहते। और इसीलिए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के किसी भी प्रोविजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए कम से कम कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट बोलेगी प्लीज गो टू पार्लियामेंट, दिस इज द जॉब ऑफ पार्लियामेंट, वंस पार्लियामेंट अप्रूव्स देन यू कैन कम टू मी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पूरा जो अधिकार क्षेत्र है वो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अगर अप्रूव करे तो करे, ना करे तो ना करे, आप कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स DPSP इज द कर्नल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द एक्सप्रेशन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दैट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल इज द अल्टीमेट एम दैट हैज टू बी अचीव्ड थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ द DPSP। कहने का मतलब ये
कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में मेंशन किया हुआ है, उसमें कुछ रिपीटेशन है हमारे प्रियम्बल के भी। प्रियम्बल में भी कह रहे हैं जस्टिस होना चाहिए। कौन से जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। उसी को प्रैक्टिकल लाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डाला गया है। सो बेसिकली ये क्या है? ये पार्ट 4 में है, 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल में दिए हुए हैं। एंड इट रिलेट टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ये देखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 इसमें मेंशन किए हुए हैं। गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। लिबरल जो है 44 क्या है? यूसीसी, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ये सब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये देखिए आप, ये पूरा लिस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ये पूरा लिस्ट देख लीजिए, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए। हाँ, इसमें देख लीजिए आप 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को दिया हुआ है ना। आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत के बारे में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आता है और इसीलिए इसको गांधीयन प्रिंसिपल में जोड़ा गया है। ये विलेज पंचायत से रिलेटेड आता है। ये आपका 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर हस्बेंड्री से 48 आता है और 48A में जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में आता है। आर्टिकल 50 के बेसिस पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया और उसके बेसिस पे नया सीआरपीसी बनाया गया। सो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। एंड आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन, गिनती के 5 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं। आप देखेंगे हमने ज़्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक हमने सॉल्व किया। पहला जो था वो प्रेसिडेंशियल रूल से था, दूसरा जो था वो विंग से था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट विंग से, उसके बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में था, उसके बाद से अमेंडमेंट एक्ट के बारे में था और उसके बाद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के। इन 5 क्वेश्चन के द्वारा हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हमने रिवाइज किया, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हमने लर्न किया। इसको भूलना नहीं है। रिपीटेशन ही सक्सेस का एक दूसरा नाम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हम याद नहीं कर पाते हैं, वीडियो देखते हैं बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है, थोड़ी देर के बाद से भूल जाते हैं। साहब ऐसा है, थोड़े कच्चे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, पक्के हो जाएंगे। रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर चीज पहली बार नया ही होता है, पुराना कैसे होता है? बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। सो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस करने से एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कतें नहीं होती है। प्रैक्टिस एक रूल है और उस रूल को फॉलो करना है। कंटिन्यूटी एक रूल है और तब तक उसको फॉलो करना है जब तक सक्सेस नहीं मिल जाता है। लर्न टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, एंड योर कैरियर विद द सक्सेस, नेवर एंड योर कैरियर विद द फेलर। सीटें कम ज्यादा हो सकती है, एक सीट होगी, किसी को तो एक सीट मिलती होगी। सोअंसो को ही एक सीट क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला? क्या हम कंटिन्यूटी पर ध्यान रखें? क्या हमारी कंसिस्टेंसी सेम थी? क्या हमारे अंदर वो परसिवेरेंस, हमारे अंदर वो धैर्य था, लंबे समय तक हम अपने टारगेट को चेज कर सके?
अगर नहीं था अब कर लीजिए। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।